Hello friends, welcome to Takshla Law Academy. Today we will be going to discuss about the delegated legislation which is very important regarding BRPCSJ and it's a part of administrative law. So let's begin with the topic. तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ द डेलीगेशन. तो अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी द वर्ड डेलीगेशन मीन्स कि किसी भी पर्सन को हम क्या कर रहे हैं, इंट्रस्ट कर रहे हैं, पावर दे रहे हैं, उसको एम्पावर कर रहे हैं फॉर द पावर्स जो हमारे पास है हम किसी को डेलीगेट करें, हम किसी को दे रहे हैं. ओके, दैट इज़ नोन एज डेलीगेशन. डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का मतलब ये होता है कि एक्सरसाइजिंग द लेजिस्लेटिव पावर मीन्स लॉ मेकिंग पावर जो है वो कौन एक्सरसाइज कर रहा है, अब एजेंट कर रहा है. हु इज़ लोअर इन द रैंक ऑफ लेजिस्लेचर, हु इज़ लोअर इन द रैंक ऑफ लेजिस्लेचर टू द लेजिस्लेचर और हु इज़ सबॉर्डिनेट टू द लेजिस्लेचर. मीन्स एक पर्सन है और एक हमारा लेजिस्लेचर है, दैट इज़ द लेजिस्लेचर. लेजिस्लेचर का काम होता है लॉ मेकिंग करने का. अब लेजिस्लेचर ने क्या किया, अपनी पावर्स इस पर्सन को दे दी, ठीक है. हु इज़ लोअर इन द रैंक टू द लेजिस्लेचर या हु इज़ सबॉर्डिनेटेड टू द लेजिस्लेचर. और यहाँ पे इसको क्या दे दी गई हैं, पावर्स दे दी गई हैं, लेजिस्लेटिव पावर्स दे दी गई हैं. दिस इज़ नोन एज डेलीगेटेड लेजिस्लेशन. ओके, नाउ वी विल गो थ्रू द साल्मन का जो डेफिनेशन था वो था सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन इज दैट विच प्रीसीड्स फ्रॉम एनी अथॉरिटी अदर देन द सॉवरेन. ओके, अगर हम बात करते हैं कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या होता है, इट्स अ सबॉर्डिनेटेड, इट इज़ अ काइंड ऑफ सबॉर्डिनेटेड लेजिस्लेशन, जिस तरह से साल्मन ने कहा. कमिटीज़ ऑफ मिनिस्टर्स पावर ने टर्म डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को दो मीनिंग दी. पहली मीनिंग ये दी, इट मीन्स द एक्सरसाइज ऑफ पावर दैट इज़ डेलीगेटेड टू द एग्जीक्यूटिव टू मेक लॉज और रूल्स. यानी कि यहाँ पे एग्जीक्यूटिव को पावर दी गई है, लॉ मेकिंग पावर दे दी गई है थ्रू डेलीगेशन. सेकेंडली मीन्स क्या हो रहा है, इट मीन्स द आउटपुट और द रूल्स और रेगुलेशंस मेड अंडर द पावर सो गिवन. सेकेंड, इन्होंने फर्स्ट में ये बात कर रहे हैं कि पावर दी गई है, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं. सेकेंडली आपकी बात की जा रही है जो भी रूल्स बनाए गए हैं, जो भी ऑर्डर्स बनाए गए हैं, रेगुलेशंस बनाए गए हैं अंडर द पावर सो गिवन, जो पावर आपको दी गई है उसमें जो आपने बनाया, दैट इज़ ऑल्सो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन. एक हिस्टोरिकल, अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की हिस्ट्री की अगर बात करते हैं तो चार्टर्ड एक्ट, जो हमारा चार्टर एक्ट था, एक्ट ऑफ 1833, उसमें क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी कैप्चर्स, उसने पूरा रिकैप्चरिंग कर ली थी ऑफ पॉलिटिकल इम्पैक्ट इन इंडिया. देन क्या हुआ था कि 1833 में vested the administrative powers only in the hands of Governor General in the Council, which was an official body. ठीक, he was unable to make laws and guidance of revoking, correcting, modifying any laws or guidelines. तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि जो 1833 का जो एक्ट आया, चार्टर्ड एक्ट आया था, उसमें वेस्टेड जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स थी उनको वेस्ट कर दिया था इन द हैंड्स ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इन काउंसिल. तो वहाँ पे वो क्या कर रहे थे, जो गवर्नर जनरल्स थे, यहाँ पे डेलीगेशन हो गया था और वही अब क्या कर रहे थे, रिवोक कर रहे थे, करेक्टिंग कर रहे थे, मॉडिफाई कर रहे थे, कोई भी लॉ बनाने के लिए या गाइडलाइंस दे रहे थे. अगर हम टाइप्स की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की, तो तीन तरह के टाइप्स हमारे आते हैं. वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले आता है ऑर्डर्स इन काउंसिल्स. तो ऑर्डर इन काउंसिल की अगर हम बात करें तो दिस इज़ अ टाइप ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन गिवन बाय द क्वीन और प्रिवी काउंसिल. ये बात कर रहा है कि क्वीन और प्रिवी काउंसिल जब डेलीगेट करते हैं, ठीक, द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन अलाउज द पार्लियामेंट टू मेक द लॉ विदाउट गोइंग थ्रू द पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग. ये होता है ऑर्डर इन काउंसिल में. नेक्स्ट आता है रूल्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द कोर्ट कंट्री कोर्ट, दैट इज़ कंट्री कोर्ट. ओके, तो अगर हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की रूल मेकिंग पावर, तो द पार्लियामेंट बाय द स्टैट्यूट्स बेस्टोड सम पर्सन्स और अथॉरिटी विद द पावर टू मेक लॉ फॉर स्पेसिफिक पर्पस. यानी कि पार्लियामेंट ने क्या किया है, कुछ पर्सन्स को या कुछ अथॉरिटीज़ को
क्या दे दी है, पावर दे दी है कि आप कुछ एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए आप क्या करिए, आप लॉस बनाइए। ओके, और यहाँ पे अगर बात करें तो दिस टास्क ऑफ मेकिंग लॉ हैज़ बीन इंटरेस्टेड अपॉन द रूल्स कमेटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द कंट्री कोर्ट्स। ठीक, नेक्स्ट है हमारा डिपार्टमेंटल और एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शन और रेगुलेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब जो लेजिस्लेचर की पावर है वो डायरेक्टली डेलीगेट कर दी गई है टू द एडमिनिस्ट्रेशन। लेजिस्लेचर पावर किसको दे दी गई है, डायरेक्टली टू द एडमिनिस्ट्रेशन। और उसमें क्या क्या आ सकते हैं, आपका बोर्ड है, देन मिनिस्टर्स और कमिटीज़, तो वो क्या कर सकते हैं, वो डिपार्टमेंटल या एग्जीक्यूशनल इंस्ट्रक्शंस और रेगुलेशंस वो बना सकते हैं। ये हमारे 3 तरह के डेलीगेटेड लेजिस्लेशन हो गए। अब डेलीगेशन अगर हम बात करें, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बाय लॉ की अगर हम बात करते हैं, पहला है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बाय लॉ। तो 2 तरह से हो सकता है। फर्स्टली इट कैन बी गिवन बाय द लॉ ऑफ ऑटोनॉमस बॉडी। ऑटोनॉमस बॉडी जैसे मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट ने किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए ऑटोनॉमस बॉडीज़ बना दी हैं, अब वो जब बना रहे हैं लॉस, जैसे हमारे कॉर्पोरेशंस हो गए। सेकेंडली बात करता है बाय लॉज ऑफ लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी अगर कोई लॉ बना रहा है जैसे म्यूनिसिपैलिटी वगैरह। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बाय लॉज ऑफ ऑटोनॉमस बॉडी। बाय लॉज का मतलब क्या होता है, रेगुलेशन मेड बाय लोकल अथॉरिटीज़। यहाँ पे क्यों बनाए जाते हैं, तो यहाँ पे पावर्स मिल रही है किस चीज़ के लिए, टू पास पावर टू पास बाय लॉज on the matters affecting them or other people in that locality or persons residing in a particular area। किस लिए लॉज बनाए जा रहे हैं, बाय लॉज बनाए जा रहे हैं कि वो मैटर्स को इफ़ेक्ट कर, कोई भी मैटर है जो इफ़ेक्ट कर रहा है वहाँ की लोकल पीपल को इफ़ेक्ट कर रहा है या पर्टिकुलर एरिया को इफ़ेक्ट कर रहा है, तो वहाँ के लिए ऑटोनॉमस बॉडी बाय लॉज बना सकते हैं। यूजुअली बनाए जाते हैं किस चीज़ के लिए, पब्लिक यूटिलिटी अथॉरिटीज़ फॉर लाइट, वाटर, इन सब चीज़ों के लिए बनाए जाते हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं हम तो बाय लॉज ऑफ लोकल अथॉरिटी। बाय लॉज ऑफ लोकल अथॉरिटी का मतलब ये होता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कोई नई लोकल बॉडी बना सकती है। ओके, बना भी सकती है, ऑल्टर भी कर सकती है। जो एग्जिस्टिंग बॉडी है उसको वो क्या कर सकती है, ऑल्टर भी कर सकती है। किस लिए ऑल्टर करी जाती है या किस लिए बनाई जाती है, फॉर पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी एंड फॉर गुड रूल एंड गवर्नेंस। इन चीज़ों के लिए क्या बनाई जाती है, लोकल अथॉरिटी बनाई जाती है। और लोकल अथॉरिटी अगर कोई लॉ बनाती है, किस चीज़ के लिए बना रही है, पब्लिक हेल्थ को लेके कोई गाइडलाइंस लेके आ रही है, रूल्स लेके आ रही है, सेफ्टी के लिए कर रही है, तो वो अगर बायलॉज को अगर कोई ब्रीच करता है तो क्या होता है, पेनाल्टी लगती है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं रीजंस क्या है। भाई जो रीजंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए डेलीगेशन के लिए रीजंस क्या हो सकते हैं। तो डेलीगेशन के लिए जो रीज़न है, सबसे पहला है टाइम फैक्टर। पार्लियामेंट के पास ऑलरेडी इतना काम है, उनके पास वो इतने ज़्यादा ऑलरेडी ऑक्यूपाइड होते हैं कंसर्निंग फॉरेन पॉलिसीज़, पॉलिटिकल इश्यूज़ इतने ज़्यादा चल रहे हैं, तो उनके पास कहीं ना कहीं इतना टाइम नहीं होता है कि वो फटाफट से क्या कर सकें, कोई भी जल्दी से कोई रूल्स या डिटेल्स कर सकें। तो वो एक टाइम फैक्टर आ जाता है जिस वजह से वो डेलीगेट कर देते हैं। सेकेंड बात करता है टेक्निकलिटी ऑफ द मैटर। अब जिस तरह से हम क्या कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं, एडवांसमेंट हो रहा है हमारी सोसाइटी में, थिंग्स क्या हो रही हैं, चेंज हो रही हैं, ट्विस्ट हो रही हैं, कॉम्प्लिकेट हो रही हैं, ज़्यादा क्या हो रही हैं, टेक्निकल हो रही हैं। अब उस चीज़ को, उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए पार्लियामेंट क्या कर सकती है, डेलीगेट कर सकती है। किसको डेलीगेट करेगी, जिस पर्सन को ज़्यादा अच्छे से पता है, जिसके पास ज़्यादा अवेयर है वो उस टेक्निकलिटीज़ को लेके, तो वो क्या करेगी, उनको अपनी पावर्स कन्फर कर देगी कि इस मैटर के रिगार्डिंग आप लॉज बनाइए। नेक्स्ट आता है इमरजेंसी। अब इमरजेंसी जब होती है तो मेन चीज़ क्या होती है कि क्विक डिसीजन होना चाहिए।
ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी क्विक एंड डिसाइसिव एक्शन इज़ वेरी नेसेसरी, बहुत जल्दी से होना चाहिए। अब लेजिस्लेचर में क्या होता है, एक प्रॉपर क्राइटेरिया है, प्रोसीजर है, उसी तरह से चीज़ें होंगी, लेकिन वहाँ पे एकदम से आपको एक्शन लेना है तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, पावर दे दी जाती है टू मीट द सिचुएशन ऑफ इमरजेंसी। जैसे इंग्लैंड की अगर हम बात करें तो द डिफेंस ऑफ रिलीम एक्ट है, द इमरजेंसी पावर्स एक्ट है एंड द इमरजेंसी पावर्स एक्ट 1939-40 आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। फ्लेक्सिबिलिटी, नेक्स्ट रीज़न क्या है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का, दिस इज़ फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है, अब जैसे पार्लियामेंट को अगर कोई अमेंडमेंट करना है तो बहुत धीरे होता है, वो जो प्रोसेस होता है वो बहुत स्लोली होता है, और एक प्रोसेस होता है, एक लंबा प्रोसेस होता है किसी भी चीज़ को चेंज करने के लिए या नया लाने के लिए। तो इन्होंने क्या किया, पार्लियामेंट ने, उन्होंने कुछ पावर्स डेलीगेट कर दी कि आप इस चीज़ को, एग्जीक्यूटिव्स को पावर दे दी गई हैं कि आप उस चीज़ को हैंडल करिए। जैसे पुलिस रेगुलेशन हो गया, बैंक रेट हो गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, फॉरेन एक्सचेंज है, ये क्या दिखाती है, फ्लेक्सिबिलिटी दिखाती है। नेक्स्ट इज़ लोकल मैटर्स। लोकल मैटर्स का मतलब ये होता है कि कोई भी मैटर है जो पर्टिकुलर लोकेलिटी या पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सनस को ही इफ़ेक्ट कर रहा है, ठीक। अब लेजिस्लेशन on these matter needs a consultation with the people of that particular locality, group or profession। अब अगर उस मैटर को लेके कोई क्वेश्चन उठ रहा है तो पार्लियामेंट क्या करेगी, पहले तो उस पर्सन के पास जाए, उनसे सारी चीज़ें पूछे, मैटर जो भी है वो चीज़ समझ में आए, तो इस चीज़ के लिए वो क्या कर देते हैं, डेलीगेट कर देते हैं। जो भी पर्सन इंक्वेटेड है या विद इंटरेस्ट इन इट है तो उनको क्या बोल देते हैं, उनके कंसल्टेशन के साथ रूल्स वगैरह या जो भी चेंजेस हैं वो बना देते हैं। नेक्स्ट इज़ एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन में यहाँ पे क्या हो रहा है कि सम एक्ट्स ऑफ द पार्लियामेंट प्रोवाइड्स देयर कमिंग इनटू द ऑपरेशन इन डिफरेंट लोकेलिटीज़ ऑन द डिफरेंट डेट्स अकॉर्डिंग टू देयर इनएबिलिटी। As a matter of experiment, for this purpose, ministers are given the power to make orders about the date of its application. Ministers को यहाँ पावर दे दी जाती है, तो that is a डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। अब कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी की अगर हम बात करते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की, तो सबसे पहले हम देखते हैं पोजीशन इन यूएसए। तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इज़ नॉट अलाउड, यूएसए में डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इज़ नॉट अलाउड। क्यों? देयर आर टू रीजंस। कौन कौन से रीजंस हैं? सबसे पहला तो रीज़न यही है कि भाई सेपरेशन ऑफ पावर्स, वहाँ पे क्या फॉलो होता है, आपका सेपरेशन ऑफ पावर्स फॉलो होता है। और दूसरा डॉक्ट्राइन क्या है, डेलीगेटस नॉन प्रोटेस्ट डिक्लेयर। ये मैक्सिमम बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट पूछा जाता है, इन द ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका मीन होता है नो डेलीगेटेड पावर कैन बी फर्दर डेलीगेटेड। दैट इज़ वाई यूएसए में ये पोजीशन है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की। अब अगर हम पोजीशन ऑफ इंडिया को देखें तो हम दो तरह से समझ सकते हैं, एक बिफोर इंडिपेंडेंस है और एक आफ्टर इंडिपेंडेंस है। दैट इज़ वी कैन से प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो जब प्री इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, प्री इंडिपेंडेंस में क्या बात की जाती है, द position and constitutionality of delegated legislation in India can be seen in various cases। ठीक है, तो प्री इंडिपेंडेंस की अगर हम बात करें तो ओनली कंडीशनल लेजिस्लेशन हैज़ बीन वैलिडेटेड बाय द प्रिवी काउंसिल एंड देयरफॉर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इज़ नॉट परमिटेड एज इट रीजनिंग। यहाँ पे क्या होता था, जो एडमिनिस्ट्रेशन है ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल जस्टिस of the territory was vested in the hands of the officer who were appointed by the lieutenant general from time to time। जो भी वहाँ पे अपॉइंट होते थे वही वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे, सिविल और क्रिमिनल जस्टिस को देखते थे। ये बोला गया था क्वींस वर्सेस बुरा के केस में। अगर हम पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करते हैं तो पोस्ट इंडिपेंडेंस जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो सेम पोजीशन नहीं दे रही थी जिस तरह से ब्रिटिश पार्लियामेंट में चीज़ें चल रही थी। यहाँ पे एक केस आया था, राजनारायण वर्सेस चेयरमैन पटना एडमिनिस्ट्रेशन का केस था, जिसमें बोला था दैट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अपहेल्ड द डेलीगेशन ऑफ पावर गिवन टू द एग्जीक्यूटिव बाय द लेजिस्लेचर। एक और केस आया था लक्ष्मी नारायण, लेट मी राइट इट, एक और केस था दैट वाज लक्ष्मी
नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये 2 केसेस आए थे फॉर द पोस्ट इंडिपेंडेंस। और जो केसेस हैं वो जब हम लोग कंट्रोल पढ़ेंगे, जुडिशियल कंट्रोल ओवर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, तब हम लोग डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के ज़्यादा केसेस डिस्कस करेंगे। एंड नेक्स्ट इज एडवांटेजेस क्या है। तो जो चीज़ रीज़न है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की, वही क्या होंगे, एडवांटेज हो जाएंगे। सबसे पहला रिड्यूस ऑफ द वर्कलोड ऑफ पार्लियामेंट, इसीलिए डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बनाया था। डिसेंट्रलाइजेशन डिसीजन मेकिंग, जब हमने डेलीगेट कर दिया है, हमने क्या एग्जीक्यूटिव को भी पावर दे दी है, अपनी लोकल अथॉरिटीज़ को पावर दे दी है, तो हमने क्या किया, डिसेंट्रलाइजेशन किया है। अनेबल्स फ्लेक्सिबलनेस, इमरजेंसी में कोई डिसीजन लेना है। सीइंग द इंटरेस्ट ऑफ द अफेक्टेड पर्सन्स, मीन्स जहाँ पे सब्जेक्ट मैटर एक स्पेसिफिक ग्रुप के लिए है या स्पेसिफिक क्लास ऑफ पर्सन्स के लिए या स्पेसिफिक प्रोफेशन के लिए है, यहाँ पे भी बात हो गई। एक्सपेरिमेंटल बेसिस एंड टेक्निकल एंटरप्राइजेस, तो एक टेक्निकल में ये हो गया क्योंकि आज की जो सोसाइटी है बहुत एडवांस हो रही है, टेक्निकल चीज़ें हो रही हैं, ट्विस्टेड हो रही है, कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं। तो जहाँ पे जो बंदा ऑलरेडी एक्वेंटेड है विद दैट टेक्निकलिटी, अगर हम उसी को पावर देते हैं लॉ बनाने के लिए या उससे हम कंसल्ट करते हैं रिगार्डिंग द रूल्स मेकिंग, तो हम ज़्यादा अच्छा एक फ्रूटफुल एक्ट हम ला सकते हैं, फ्रूटफुल हम रूल्स बना सकते हैं। These are the advantages of delegated legislation and thank you so much. Do hit the like button and next हम लेके आएंगे judicial control over delegated legislation. Stay tuned and thank you so much.